Hello everyone, welcome back to Sheep and Shares Season 3.0. Myself Manoj and today we will discuss on renewable energy. So हम आज बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर. हमारे साथ रिन्यूएबल एनर्जी के धुरंधर जो वाशी में ऑलरेडी बहुत सालों से काम कर रहे हैं वो हमारे साथ आज ज्वाइन हो रहे हैं और कंट्री में अलग अलग स्टेट से ये बिलोंग करते हैं और वो वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का क्या प्रोस्पेक्टिव है आज हमें जानने में हेल्प करेंगे. आज हमारे साथ है रीता सूर्यान जो कि एनसीआर रीजन से है और हमारा एनसीआर रीजन में रिन्यूएबल एनर्जी को लीड करते हैं. सेकंड पर्सन हमारे साथ है मिस्टर मनोज कांडे. वो पुणे से है और वो पूरा महाराष्ट्र हमारे यहाँ पे लीड करते हैं. और तीसरे जो हम जिनको ऋतिक कहते हैं ऐसे बंदे हैं वीर सिंह जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो पूरा यूपी हेड करते हैं. सो वेलकम बैक ऑल यू गाइज इन सिप एंड शेयर सीजन 3. हाय वीर, गुड मॉर्निंग. हेलो सर, कैसे हो भाई? आ जाओ मैडम. मनोज भाई प्लीज कम. कैसा है मनोज? चला आ जाओ. रीटा जी आपको ऐसे कैसे लग रहा है? आप सभी का फर्स्ट पॉडकास्ट है. यस. तो आपने सीजन 2 देखा था? सीज़न 2 देखा भी, फॉलो भी किया. उसमें कई सारे सेशंस बहुत अच्छे लगे. क्या बात है. कुछ बातें बहुत अच्छी कही गई. संजीव भाटिया सर को जैसे भीष्म पितामह के रूप में देखा गया. प्लस विजय जी की कुछ बातें थी जिसमें उन्होंने केबल्स के बारे में अच्छे सेशन दिए. प्लस अमित जी का था, जतन सर का था. तो इट वाज वेरी गुड सेशन इन शिप एंड शेयर 2. वेरी नाइस. तो मुझे लग रहा है कि हमें प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि सीजन 3 जब आएगा उसके पहले एक रिकैप का एक एपिसोड हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा. और कैसे आपकी तैयारी कैसी रही है? अभी सीजन 3 का हमारा पहला एपिसोड है 3.0 का. आपने कैसी तैयारी की है? वी आर वेटिंग कि आफ्टर. अरे आप तो भाई ऋतिक हो, आप तो तैयारी करके ही आए हो. नहीं सर, 2 के बाद फिर तीसरे का तो हमें रिन्यूअल वालों को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलना ही था. अच्छा. पैरामीटर थोड़ा हाई सेट हो गया 2 के बाद में. अभी हमारा शायद उससे ऊपर जाएगा तो ही ज़्यादा बेटर हो पाएगा. बट मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है आप लोगों पे. डेफिनेटली. कि आप हम वैसे भी सोलर वाले बूम पे हैं तो हम इसमें भी बूम पे हैं. क्या हमारी ऑडियंस बहुत क्यूरियस है कि ये रिन्यूएबल का आउटलुक क्या है हमारे इंडिया जैसे कंट्री के लिए. तो मनोज जी आप इसके ऊपर कुछ ऐड कर पाओगे? मतलब रिन्यूएबल का क्या आउटलुक है इंडिया के लिए? बेसिकली अगर हम लोग अभी देखेंगे ना सो क्लाइमेट चेंज ये सबसे बड़ा टॉपिक अभी अपने इंडिया में है. ठीक है. अगर हम लोग इसको बहुत ब्रॉडर टर्म से देखेंगे तो अब क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको रोकने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन पहले तो कम करना पड़ेगा. परफेक्ट. उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है विद रिन्यूएबल एनर्जी. सो रिन्यूएबल एनर्जी में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक सोलर है, विंड है एंड हाइब्रिड ऑप्शंस है. तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस है जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव ले रही है. ठीक है. उसके साथ अगर हम लोग देखेंगे ना तो गवर्नमेंट की बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स उन्होंने रखे हैं, टारगेट्स रखे हैं. तो बाई 2030 गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 500 गीगावाट तक हम लोग सोलर सिस्टम या फिर पूरा सोलर प्लस विंड में हम लोग पूरा का पूरा रिन्यूएबल का इंस्टॉलेशन जाए. इसके अलावा 2070 तक दूसरा जो बहुत अच्छा टारगेट रखा है जो कि पूरा क्लाइमेट को बहुत तरीके से अच्छा करेगा हमारे लिए. और देखो जो हमारी जनरेशन थी, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा क्लाइमेट देखा है. तो हम लोग चाहेंगे कि ये सेम क्लाइमेट हमारे अगले जनरेशन को भी मिले. ठीक है. तो 2070 तक हमने टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने हमारे साथ पूरे इंडिया के लिए, जो कि हम लोग 2070 में नेट जीरो हमें होना है. तो ये सबसे जो टारगेट है एम्बिशियस टारगेट है जो कि अचीव करने के लिए वी एज ऑल पर्सन्स वेदर वी आर इन रिन्यूएबल और नॉट वी शुड सपोर्ट एंड अचीव दिस टारगेट्स. तो मनोज जी थोड़ा सा मैं इसको और डीप डाउन करता हूँ. जैसे आपने बोला नेट जीरो, तो ये नेट जीरो का मतलब क्या होता है, थोड़ा बता पाओगे? सो नेट जीरो होता है जहाँ पे हम लोग जो फॉसिल फ्यूल का जो कंजम्पशन होता है, ठीक है, उसके साथ जो कार्बन हम लोग एमिशन करते हैं बेसिकली. ठीक है. तो वो कार्बन एमिशन हमें जीरो करना है. अभी कैसा है तो कार्बन एमिशंस का ना बहुत अलग अलग तरीके हैं. ठीक है. सो रिन्यूएबल ऑल्सो इट्स नॉट 100% कार्बन एमिशन तो नेट जीरो है, बिकॉज बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग भी प्लांट्स होता है तो उसमें भी हमें अभी कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने हैं. तो पूरा का पूरा कार्बन फुटप्रिंट्स अगर जीरो करना है या फिर नेट जीरो करना है तो उसके लिए सोलर कंपोनेंट भी हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको भी हमें नेट जीरो में लेके जाना पड़ेगा. उसके बाद उसका रिसाइकलिंग होता है उसको भी हमें नेट जीरो में जाना पड़ेगा. तो पूरा जो टोटल साइकिल रहता है ना, लाइफ साइकिल, उसको हमें नेट जीरो में लेके जाना है. नॉट ओनली दी ग्रीनर एनर्जी.
ठीक है। सिर्फ हम लोग अभी आज हम लोग बात कर रहे हैं कि बैटरी स्टोरेज की बात कर रहे हैं, हम लोग ई व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ई व्हीकल्स मतलब इट्स नॉट 100% नेट जीरो, बिकॉज ई व्हीकल्स जब सोलर पावर से ही चार्ज होंगे तो हो जाता है पूरा का पूरा नेट जीरो। मनोज भाई, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। आपका जो इस डिस्कशन में जो आपके पॉइंट्स थे, इसमें मुझे मेरी मम्मी की एक बात याद आ गई कि जब मैं एजुकेशन ले रहा था अपना, जब फर्स्ट ईयर में था, तो उन्होंने बोला कि अपने हेल्थ पे ध्यान दो और थोड़ा अपने आसपास ग्रीनरी पे ध्यान दो। मैं गार्डनिंग वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं करता था। तो मैंने बोला मम्मी, हम तो ऐसे भी डेवलपिंग से डेवलप्ड हो रहे हैं, तो धीरे धीरे तो हमें कॉस्ट तो चुकानी है। तो उन्होंने बोला कि कॉस्ट अगर आप अपने हेल्थ की और इन्वायरमेंट की अगर आप चुकाते हो डेवलपमेंट का, तो ये आपका डेवलपमेंट नहीं है। तो उसमें अगर हम ये मान के चलें कि अभी तक हमारी नेसेसिटी क्या थी कि हम ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए। अब चौथी चीज़ आ गई एनर्जी। विदाउट एनर्जी हमारी लाइफ है नहीं। तो और हम एनर्जी के लिए कॉस्ट क्या चुका रहे हैं? हमारा एयर ख़राब कर रहे हैं, हमारा वाटर ख़राब कर रहे हैं। अगर हम उसे इस तरीके से देखें कि अगर हम वो सोर्सेज, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री जो हुई हैं उन्होंने अपनी कीमत चुकाई है, आज उनके यहाँ जो बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, हम लोग उस वे में हैं तो हम उन हिस्ट्री से सीख सकते हैं। और वो हिस्ट्री हमें क्या सिखा रही है कि हमें डेवलप होना है, लेकिन एनर्जी के वो रिसोर्सेज हमें करना है जिसके कारण हमारे जो एग्जिस्टिंग जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो किसी प्रकार से इफेक्ट ना हो। और रिन्यूएबल से अच्छा कोई इफ़ेक्टिव वे नहीं हो सकता कि जो हमारे जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको सस्टेन और मेंटेन किए हुए हम उस अपने जो लक्ष्य है, हमारा जो एक हमने एम बनाया है और हमारे आने वाले जो भी पीढ़ी है उसको हम क्या देने वाले हैं, एक बैलेंस्ड कुछ हम दे पाएँ। मतलब वीर, तुम ये कहना चाहते हो कि अगर हमें ये रिन्यूएबल को कार्बन ज़ीरो करना है या नेट ज़ीरो करना है तो इसको हमें पहले अपने अंदर एब्जॉर्व करना पड़ेगा, हमें डे टू डे लाइफ में अपना इसका प्रोसेस बनाना पड़ेगा। जैसे हम कार का यूज़ कर रहे हैं, उसमें पेट्रोल यूज़ करने से हम कार्बन जनरेट कर रहे हैं या जो भी ओमिशन हो रहा है, हमें पहले उसको कंट्रोल करना है। प्लस हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जितनी यूज़ कर रहे हैं, हम सोलर से जितना उसको प्रोड्यूस कराएंगे हम उतना ही कार्बन ज़ीरो करने की पाथ पे चलेंगे। तो करेक्ट है, पहले हम अपने अंदर लेके आएंगे तभी हम सबको बदलेंगे, तभी वो 2030 वाला जो या 2070 वाला जो पर्सपेक्टिव है वो क्लियर होगा। सो अभी हमने जैसे रिन्यूएबल्स की तो बात की है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिन्यूएबल में क्या क्या सोर्स ऑफ एनर्जी है और इसमें क्या क्या डिफरेंशिएशन है। सो इसमें ना अगर हम लोग देखेंगे ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करेंगे, ठीक है, तो रिन्यूएबल में अगर देखें तो जो भी पावर है जो कि हमारे पास बहुत सारी अवेलेबल है, अबंडेंट है अवेलेबल, उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बहुत फ्रंट साइड में आता है वो पहला सोलर आता है। वाई सोलर? सोलर में अगर आप देखोगे सोलर का कोई लिमिटेशन नहीं है। सन हर जगह पे है, सनलाइट घर पे भी आती है, हमारे सर पे भी आती है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे सनलाइट गिर रही है वहाँ पे हम लोग सोलर को कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि पावर हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसको डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। सोलर एनर्जी इसलिए भी पॉपुलर हो गई है क्योंकि वो एक छोटे घर में भी लग रही है और वो एक बड़े प्लांट पे भी लग रही है। विंड आप घर पे नहीं लगा सकते हो, आप एक बड़े, उसके लिए आपको एक बड़ी लोकेशन की ज़रूरत है, इसलिए सोलर इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन और विंड के तो सोलर ज़्यादा फेमस हो गया। मुझे लगता है रिन्यूएबल जो है एक बास्केट है, उसमें एक प्रोडक्ट है सोलर। जैसे अगर स्टार्ट करें तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो है हाइड्रो पावर जो है वो भी रिन्यूएबल का ही पार्ट है, विंड एनर्जी भी रिन्यूएबल का ही पार्ट है। सोलर की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जो मोदी जी का स्लोगन है, सबका साथ सबका प्रयास, इसमें क्या है, एक छोटा व्यक्ति भी जो है वो अपना प्रयास जो है 3 किलोवाट 2 किलोवाट से एक सोलर अपने सेल्फ सस्टेनेबल प्रोडक्ट या प्रोड्यूसर बन के वो अपना जो एक ऐड कर सकता है कि हमें बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट और यूएसपी बोल दिया जाए सोलर का, सबसे अच्छा यही। तो इसको मैं मतलब समराइज़ करना चाहता हूँ कि मतलब अभी रिन्यूएबल एनर्जी में देयर आर 4 टाइप ऑफ सोर्सेज। एक है सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास और मुझे लग रहा है न्यूक्लियर भी रिन्यूएबल्स में है। तो ये 5 टाइप की एनर्जी है जो वो रिन्यूएबल्स में आती है। इसमें सबसे पॉपुलर जैसे आपने बताया कि सोलर क्यों है, क्योंकि सोलर डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और जैसे वीर जी ने बताया कि आपने क्या बताया, सबका साथ सबका प्रयास, तो सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं 2 किलोवाट 3 किलोवाट का सिस्टम लगा के, और वो स्केलेबल मॉडल है मुझे लग रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी का। तो इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर जो है वो सबसे ऐड करने वाली चीज़ ऐसे ही है। अगर आप बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ को देखते हो, सो दे फील जो ग्रिड है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए।
जितना डिस्ट्रीब्यूटर होगा उतना ट्रांसमिशन लॉसेस कम होगा। एनर्जी जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे अगर यूटिलाइज हो जाता है ना तो सबसे बेस्ट, आप एनर्जी को इमिडिएटली यूज़ कर लेते हो और ट्रांसमिशन करने की ज़रूरत नहीं है ना आपको। ट्रांसमिशन आपका खर्चा बच जाता है, आपको ट्रांसमिशन लॉसेस बच जाते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इफिशिएंटली हो जाती है। तो जितना डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होगा ना, यू आर डिपेंडेंट ऑन जो रिन्यूएबल है वो बढ़ना चाहिए और आपका इंडिपेंडेंट आप ग्रिड पे होने चाहिए। तो ये जितना होगा उतना एनर्जी कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ऑलमोस्ट अगर इंडिया में अगर 100 यूनिट बिजली जनरेट होती है उसमें 17 यूनिट जो है वो ट्रांसमिशन लॉसेस में ही निकल जाती है। तो मतलब 17% का लॉसेस है इन ट्रांसमिशन। सो यू आर राइटली सेड कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेस रहेंगे तो ये ट्रांसमिशन के लॉसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। तो जैसे हमने अभी सोलार की बात की है और वीर ने बताया कि सबका साथ सबका प्रयास, तो इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप तीनों से कि इसमें एक छोटा सा होम ओनर है, ये अपनी कैसे भागीदारी दिखा सकता है ये रिन्यूएबल एनर्जी में या सोलार में? इसमें मेरा मानना है कि अभी जो सबका अवेयरनेस, सबसे पहला प्रायोरिटी अवेयरनेस, वो अवेयरनेस काफ़ी आ चुकी है सोसाइटी में। हम देख रहे हैं छोटे से छोटे गांव में भी लोग सोलर के बारे में बात कर रहे हैं, अडॉप्टेशन है। और उसमें एक एड ऑन जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा जो एक विज़न लेके छोटे ऑनर्स को, जो होम ऑनर्स हैं, उन्हें जो इंक्लूड किया गया, तो उसके बाद जो बहुत सी स्कीम्स आई, इंसेंटिव्स आए, और टेक्नोलॉजी ने जिस तरीके से अफोर्डेबिलिटी, और हमें उसमें क्या हुआ, मीडियम बहुत से हुए, किसी ने पेपर के थ्रू, नेट के थ्रू जो पढ़ा उसके बेनिफिट समझे, और ये एक्चुअली में आज के समय में इन्वेस्टमेंट हो गया है जिससे आप जो है सेविंग कर रहे हैं। तो लोगों को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह भी सोलर दिख रहा है कि मैं एक इन्वेस्टमेंट करता हूँ और जो 2-3 साल में मेरा ROI आ रहा है, उसके बाद मैं जो है आराम से अपनी इलेक्ट्रिसिटी अपने यूज़ करके AC चलाऊँगा, इलेक्ट्रिकल कार यूज़ करूँगा, इलेक्ट्रिकल बाइक यूज़ करूँगा। तो ओवरऑल अपनी नीड को जो है वो सेल्फ जो है वो कंजप्शन के साथ वो चाह रहा है बढ़ाना। वो अपनी नीड्स पे कोई कंट्रोल नहीं करना चाह रहा। सबको आता है मुझे भी इलेक्ट्रिकल कार में घूमना है, AC चलाना है, वो तो सबकी नीड हो चुकी है। तो उसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकल का बिल ही ऐसा ना हो कि मेरी इनकम का जो है 20% मैं अपने इलेक्ट्रिकल बिल में दे दूं। तो इससे बचने का भी एक रास्ता आज के समय उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो शुरू किया है, PM सूर्य घर योजना, जिसके थ्रू एक छोटा होम मेकर भी बहुत बेनिफिट्स उठा सकता है। उसको इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से उसका ROI बहुत जल्दी निकल जाता है, प्लस उसको सब्सिडी मिल जाती है। तो हर एक आदमी के लिए बहुत अफोर्डेबल हो गया है सोलर लगाना। गुड। सो मैं इसमें मैं ऐसा आपने जैसे बताया कि एक कॉस्ट के साथ एक अच्छा कॉस्ट तो हो रहा है सोलार लगा के, वो ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, बट जैसे वीर ने बताया कि ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो गया है। तो कॉस्ट के साथ अगर रिटर्न हो तो फिर इट इज़ नो ब्रेनर टू अडॉप्ट दिस सोलार। या तो सोने के सुहागा बोलते हैं ना उसको, वैसा हो गया अभी बेसिकली। अगर हम लोग देखेंगे बिफोर 3-4 ईयर्स थोड़ा होम ओनर के लिए बहुत चैलेंजेस था सोलार में जाने के लिए। देयर आर लॉट ऑफ द नेट मीटरिंग का बहुत सारे पॉलिसीज क्लियर नहीं थे, बट गवर्नमेंट ने ये जहाँ पे पुश किया है, ठीक है, थोड़ा सा हम इस पे समझना चाहेंगे। जैसे आपने नेट मीटर और ये सब बताया है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जो PM सूर्यघर योजना जो बताई है, तो ये PM सूर्यघर योजना एग्जैक्टली है क्या, और इसमें क्या बेनिफिट है फॉर अ होम ओनर, वो थोड़ा मैं समझना चाहूँगा आप तीनों से। अच्छा, तो इसमें पहली बात तो हम लोग देखेंगे पहले सोलार लगाने के बाद होम ओनर को क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो अगर सोलार जो भी कंजम्पशन अभी आज के डेट में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग पूरा का पूरा कन्वर्जन हम लोग रिन्यूएबल में लेके आ सकते हैं। ठीक है, बस जस्ट बाय इंस्टॉलिंग सोलर सिस्टम ऑन दी अबव ऑफ द टेरेस। ठीक है, टेरेस पे लगा दो, उसका प्लग इन कर दो सिस्टम ग्रिड के साथ। ठीक है, उसमें नेट मीटरिंग का कंसेप्ट बहुत अच्छा आ गया है। सो नेट मीटरिंग में पहला बेनिफिट जो मिलता है, बेसिकली जो भी एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको आप सेम टाइम भी यूटिलाइज भी कर सकते हो एंड यू कैन फीड टू द ग्रिड। ठीक है, और उसका आप बेनिफिट ले सकते हो बाय सेटिंग ऑफ एट द बिलिंग साइकिल। तो PM सूर्य घर में बेसिकली गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ 1 करोड़ होम्स। ठीक है, अब ये घर किसका भी हो सकता है। ठीक है, जो इसका लाभ लेना चाहिए वो ले सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जाने वाला है। जो भी इसका लाभ लेना चाहे वो ले सकता है। अब इसमें सिंपल कैलकुलेशन रखा है गवर्नमेंट में, हमारा जो भी कंजम्पशन है उसके हिसाब से हम लोग सोलर सिस्टम लगाए। तो 1 किलोवाट के लिए 30,000 का सब्सिडी मिल रहा है, 2 किलोवाट के लिए 60,000 का सब्सिडी मिल रहा है, और 3 किलोवाट के लिए 78,000 का सब्सिडी मिल रहा है। इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट साइड से इंसेंटिव मिला है हमें। तो अलग अलग स्टेट वाइज भी अलग अलग इंसेंटिव्स है, सो दैट
डिपेंड्स कि स्टेट वाइज मिला हुआ है। इट विल बी एड ऑन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी। Okay. तो ये एडिशनल बेनिफिट मिलता है बहुत सारे स्टेट्स में, तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। इसके बाद पहले नेट मीटरिंग तो पहले से था ही, ठीक है, वो तो एडेड एडवांटेज है सबके लिए। अब नेट मीटरिंग क्या है बेसिकली, अगर हम लोग बहुत अच्छे लेमैन लैंग्वेज में बात करेंगे, ये सेविंग बैंक अकाउंट है, ठीक है। सेविंग बैंक अकाउंट में क्या होता है, अपने पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, हम लोग तो अपने घर में रखते नहीं है क्योंकि वो चोरी हो क्या कर सकते हैं उसका पैसे का, तो चोरी ना हो जाए, कहाँ ना जाए। तो बेसिकली एनर्जी में उसको बोलते हैं डेड लोड के। तो डेड अमाउंट रखने से अच्छा बैंक में रखो, बैंक से जब भी चाहिए आप तभी आप विड्रॉ कर सकते हो। तो नेट मीटरिंग वैसे करता है, जो आपको मंथली जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है, वैसे क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे भी दिखेगा आपको कि आपने कितना एनर्जी दिया, कितना एनर्जी लिया। जैसे सेविंग बैंक में होता है कितना पैसा दिया, कितना पैसा लिया। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी मैं, सॉरी। जैसे इन्होंने बताया कि हमको सब्सिडी मिलता है, होम मेकर किस लिए जा रहा है ज़्यादा? इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको सब्सिडी बहुत इजीली अवेलेबल हो रही है, उसके सीधा बैंक अकाउंट में आ जाती है, उसको उसके लिए कुछ अफोर्ड नहीं करना होता है। तो सबसे जो बेस्ट पार्ट रहा ना, वो सब्सिडी रहा इस प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल होने का। और मेरा ऑब्जर्वेशन जो इस सब्सिडी स्कीम को लेके रहा, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन अभी तक के आफ्टर फ्रीडम जो पूरी हिस्ट्री है ना हमारी गवर्नमेंट्स की, ये सबसे बड़ी स्कीम है एज अ सब्सिडी। बिकॉज इसमें कोई एक बाउंड्री नहीं है कि आप जो है बीपीएल में आते हो तो ही आपको ये सब्सिडी मिलेगी। और इतना बड़ा अमाउंट 78,000 का अमाउंट एज अ सब्सिडी, और वो भी बिना किसी स्लैब के, कि आप अमीर भी हो, गरीब भी हो, मिडिल क्लास हो, आप तीनों को, मतलब होल इंडिया को कोई एक सब्सिडी स्कीम आज तक के मुझे लगता है कि किसी गवर्नमेंट की बनाई हुई पहली स्कीम है। और उसमें आप ये देखो कि अगर आपका जिसके घर का 5,000 10,000 का बिल आ रहा है, तो ऑलमोस्ट अगर वो 10 किलोवाट का सिस्टम भी लगवाने जा रहा है तो वो ही इज़ एलिजिबल फॉर 78,000। तो उसे लगता है कि यार गवर्नमेंट जो है ना वो मेरे लिए भी सोच रही है। तो इसमें जो गवर्नमेंट ने सबको पूरे होल इंडिया जो 140 करोड़ अपने जो जनसंख्या है, उसमें ऐसा लगता है कि सबके लिए, कि फॉर ऑल, कि भाई आप आओ और आपकी नीड के हिसाब से जो है उसमें गवर्नमेंट को भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो सब्सिडी के कारण जो ROI को भी बेनिफिट हो रहा है। और अब अभी इसके कारण ROI देखो आप कितना कम हो रहा है। जो ROI है लोगों का 2 साल 3 साल आ गया, जो 5 साल पहले, जब आज से 5 साल पहले हम देखते थे तो 5 साल 6 साल हम बताते थे, अब ROI 3 साल आ गया। बैंक लोन गवर्नमेंट ने एक जनसमत स्कीम उसमें ऐड कर दिया है, जिसमें आप पैसा इन्वेस्टमेंट अपने जेब से नहीं करना चाहते हो, ठीक है, 7% पे कुछ ऐसे आसपास के SBI हुआ, गवर्नमेंट ने PSU बैंक्स को गाइड किया है कि भाई आप हेल्प करो। और बहुत इजीली 1 to 2 डेज़ में लोगों की सब्सिडी वाले स्कीम में आपको बैंक लोन मिल जाए बिना किसी मॉर्गेज के, तो इससे अच्छी स्कीम तो कुछ हो ही नहीं सकती। लोग सोलर लगवा के और बचे हुए पैसे से अपने बीवी के लिए गहने भी खरीद रहे हैं। अच्छा, हमने ये सुना है कि यूपी में तो बहुत ज्यादा खरीद पा रहे हैं, हाँ, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट की भी कुछ सब्सिडी है। यहाँ तो डबल इंजन की सरकार चल रही है। यहाँ पे तो 78,000 जो है वो गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद एड ऑन हो रहा है 30,000 का, 1,08,000 की सब्सिडी मिल रही है यूपी में। यूपी में मतलब जहाँ पहले बोलते थे कि 8 घंटे बिजली रह रही है, वहाँ पे लोग ऐसा है कि भाई मैं खुद बिजली बनाऊंगा और गवर्नमेंट को दूंगा, ये कंडीशन आ गई। तो बहुत बड़ा मतलब एक रिवॉल्यूशन है, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। ऑफकोर्स जहाँ आपको 3-4 लाख रुपए इन्वेस्ट करना था डे फर्स्ट पे, आज आपको पता है कि मेरा प्लांट 2 लाख 1,80,000 में आराम से लग जाएगा, जिसमें मुझे सब्सिडी भी वापस आ जाएगी। तो नीम लगे ना फिटकरी और रंग चोख हो जाए, ये वाला सीन हो गया। क्या बात है। थोड़ा सा हम लोग ये कैलकुलेशन में जाएंगे आगे कि क्या एग्जैक्ट सेविंग है, ये कैलकुलेशन पे जाएंगे। तो पहले मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे PM सूर्य घर जो है वो हमारे होम ओनर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव है, तो ये होम ओनर्स के अलावा भी ऐसे कुछ स्कीम्स है जहाँ पे और भी लोग इसमें इंक्लूड किए जाते हैं सोलर लगाने में या रिन्यूएबल अडॉप्शन में, तो ऐसे और भी कोई स्कीम्स है? जी बिल्कुल। एक PM सूर्य घर योजना आपने जैसे अभी वीर ने बताया, ऐसे ही एक योजना है PM कुसुम योजना, जो मेरे रीजन नॉर्थ रीजन में राजस्थान के बारे में तो सबने सुना होगा कि एक बहुत ही बड़ा स्टेट है। बट उस स्टेट के साथ में ना एक पहले एक जो मिथ जुड़ा हुआ था कि वहाँ पर ना देहात बहुत ज़्यादा है। अब PM कुसुम योजना जो आई है वो सब फार्मर्स के लिए आई है, कि आज एक फार्मर भी एक सोलर प्लांट लगा सकता है और वो डिपार्टमेंट को
बिजली प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो जो योजना जैसे पीएम सूर्यघर छोटी होम मेकर्स के लिए है, तो ये एक आपके बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आप 1.2 का मेगावाट का लगाएं, 2.4 का मेगावाट का लगाएं, आप जितनी बिजली यूज़ कर रहे हो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसका भी आपको बेनिफिट आ रहा है, आपको पैसा आ रहा है। तो आज ये योजना से क्या है कि एक सिटी और एक टाउन ही सिर्फ बेनिफिट नहीं उठा रहे, एक वो एरिया भी उठा रहा है जहाँ विलेजर्स हैं, फार्मर्स हैं, और आपकी मतलब सोलर का ना बेनिफिट आज इंडिया का हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी बेनिफिट उठा रहा है। कि कितना प्राउड मोमेंट लगता है ना, एक फार्मर एनर्जी प्रोड्यूसर बन गया है। बिल्कुल ठीक है, मतलब ये हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये एक फार्मर एनर्जी प्रोड्यूस करके गवर्नमेंट को बेचेगा और बिजनेसमैन हो जाएगा। इससे एक बड़ा एडवांटेज तो मुझे ये दिख रहा है कि गांव छोड़ के लोग जाते हैं शहर से इंजीनियरिंग करके और सोचते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद गांव में मेरे पास इंजीनियरिंग जैसे कोई जॉब नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस करने के लिए अगर पूरा एक सेटअप अगर गांव में है, तो मुझे लगता है कि एक एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा, तो गांव में एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा एक सोर्स बिल्कुल मिल गया है। और अभी मैंने रिसेंटली बहुत सारे पोस्ट देखे हैं लिंक्डइन पे या फिर सोशल मीडिया पे, वहाँ पे फार्मर पोस्ट कर रहा है कि आई एम एन एनर्जी प्रोड्यूसर। मतलब ये खुद में ही एक बड़ी बात है। तो ये सबसे बड़ा मूवमेंट हम लोगों ने देखा है मार्केट में विद द रिन्यूएबल सेक्टर, कि यहाँ पे एंड यूज़र आके बोल रहे हैं कि हम लोग नेट ज़ीरो में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे आज एनर्जी प्रोड्यूसर बन गए हैं। तो जैसे आपने बताया कि होम ओनर्स के लिए भी स्कीम है, फार्मर्स के लिए भी स्कीम है, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ जैसे अभी इंडिया इतने बढ़िया तरीके से डेवलप हो रही है और इसमें बहुत सारे एमएसएमईज़ का भी कंट्रीब्यूशन है, तो ये एमएसएमईज़ है या इंडस्ट्री या कमर्शियल स्पेसेस होते हैं या लोग ये होते हैं, इनके लिए क्या बेनिफिट है? कंज्यूमर्स है, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स है, इनके लिए क्या बेनिफिट है गोइंग रिन्यूएबल्स? अगर हम लोग देखते हैं ना यहाँ पे, तो इंडस्ट्री और कमर्शियल्स के लिए बहुत बड़ा मार्केट है ये। अगर हम लोग देखेंगे तो ये बहुत बड़े तरीके से इंडस्ट्री और कमर्शियल में ड्राइव होता है। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे आज के डेट में कमर्शियल्स, जो भी कमर्शियल एंटिटीज़ है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी पर यूनिट पे कर रहे हैं। ठीक है, फॉर देम इट्स सोलर लगाना मतलब उनके लिए तो मतलब बहुत बड़ा सेविंग हो गया। ठीक है, मतलब आज हर कमर्शियल चाहता है कि मेरे छत पे सोलर लगे। ठीक है, बट देर आर सम कमर्शियल जो बहुत चैलेंजिंग है उनके लिए, कि स्पेस ही नहीं है अवेलेबल रूफटॉप पे, तो उनके लिए अलग ऑप्शन है। ठीक है, जो इंडस्ट्री के पास खुद के पास स्पेस है, दे कैन ऑलवेज गो फॉर सोलर। ठीक है, उनकी छत पे सोलर लगा के वो नेट मीटरिंग लगा के वो डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को जो कमर्शियल बेनिफिट अगर देखते हैं हम लोग, एक तो यूनिट में सेविंग तो मिल जाता है, सेकंड जो सेविंग मिलता है इनको डिप्रिशिएशन में। ठीक है, सो सोलर एक एसेट की तरह देखा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी इक्विपमेंट लेते हैं, अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर लेमैन की अगर बात करेंगे हम लोग, तो कोई भी हम लोग एसेट लेते हैं ना, तो उसको डिप्रिशिएशन अमाउंट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो उसको हम लोग डिप्रिशिएट कर सकते हैं। तो सोलर एसेट को भी हम लोग डिप्रिशिएट कर सकते हैं। तो 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गवर्नमेंट सोलर एसेट को डिप्रिशिएट कर सकते हैं, वहाँ पे उनको बहुत कमर्शियल सेविंग मिल जाती है। दूसरी तरीके से अगर देखा जाए तो सोलर में अगर पर यूनिट अगर रेट देखा जाए तो अगर ये लाइफ स्पैन, अगर आप स्पैन को अगर सोलर को देखेंगे तो 25 साल का लाइफ है। ठीक है, जो भी इंडस्ट्री सोलर लगा रहा है उसको 25 साल तक उसको सोलर फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाला है। अगर हम लोग उसके इन्वेस्टमेंट की तरह के देखें, अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनका प्रति यूनिट कॉस्ट 25 साल के लिए अगर देखेंगे तो ₹1.5 के आसपास चला जाता है। ठीक है, ये बहुत मतलब आज के डेट में इंडस्ट्रीज आर पेइंग वेरिएबल, स्टेट वाइज वेरिएबल ऑप्शंस है। कोई स्टेट में ₹8 है, कोई स्टेट में ₹7 है, कोई स्टेट में ₹5, कोई स्टेट में ₹10 है फॉर इंडस्ट्रीज। फॉर कमर्शियल इट स्टार्ट्स फ्रॉम ₹12 टू 19 to 20 रुपीज़ इन सम ऑफ द स्टेट्स। तो इनको है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। इसको अलग तरीके, जहाँ पे अब बात आती है कोई कमर्शियल्स के पास रूफटॉप ही अवेलेबल नहीं है, तो अभी वो क्या करे, तो उसके लिए सिंपल सॉल्यूशन ओपन एक्सेस में है। ठीक है, तो आप प्लांट कहीं और जगह पे लगा दो, उसका बेनिफिट आप आपके घर पे ले सकते हो या आपके इंडस्ट्री में ले सकते हो। तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे पॉलिसीज़ है, जहाँ पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉलिसीज़ पर यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अपने यहाँ पे सोलर को प्रमोट करने के लिए इतने अलग अलग पॉलिसीज़ MERC के थ्रू, MNRE के थ्रू आउट होते हैं, जहाँ पे अलग अलग तरीके से आप सोलर को अडॉप्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे अभी कोई भी कंज्यूमर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे उसको सोलर अडॉप्ट करने का चांस ही अवेलेबल नहीं है। तो एवरीवन कैन गो फॉर सोलर। तो जैसे मनोज जी आप महाराष्ट्र से हो और हमने हमेशा सुना है कि महाराष्ट्र जो होता है वो हमेशा ये सब में बहुत आगे होता है, तो महाराष्ट्र में ऐसे क्या और चीज़ें हैं जो महाराष्ट्र में MERC करना चाह रहा है या उन्होंने ऑलरेडी कर रहे हैं,
अपार्ट फ्रॉम ओपन एक्सेस या कैप्टिव कंजम्पशन, इसके अलावा और ऐसे क्या चीज़ें हैं जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको दिख रहा है कि कर रही है? अगर हम लोग महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो मुझे जो गेम चेंजर दिख रहा है महाराष्ट्र में वो आने वाला है विद द ओपन एक्सेस न्यू पॉलिसी। ओके। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखेंगे तो आज के डेट में कोई भी ओपन एक्सेस को जाना चाहता है तो उसको 1 मेगावाट का सैंक्शन लोड या फिर कॉन्ट्रैक्ट डिमांड होना जरूरी है। ठीक है, आने वाले पीरियड में ऑलरेडी देयर इज अ प्रपोज्ड ओपन एक्सेस न्यू नॉर्म्स, जहाँ पे 100 किलोवाट का भी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड रहा तो भी आप सोलर लगा सकते हो विद दी ओपन एक्सेस। अब यहाँ पे बहुत सारा बड़ा प्ले एरिया क्यों दिख रहा है हमें, क्योंकि बहुत सारे कमर्शियल्स है, बहुत सारे MSMEs है, बहुत सारे फैक्ट्रीज है जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 1 मेगावाट के नीचे है। ठीक है, और उनके पास स्पेस भी नहीं है। Okay. अब वो बेचारे फंस रहे हैं बीच में कि हम लोग सोलर हम लगाना तो चाह रहे हैं, बिकॉज उनको भी बहुत सारा प्रेशर है थ्रू वेरियस, उनके भी अलग अलग नॉर्म्स है इंडस्ट्री के, हर एक इंडस्ट्री के अपने अपने नॉर्म्स भी होते हैं। तो उसमें वो लोग चाह रहे हैं कि सोलर जाए पर उनको जा नहीं पा रहे, जगह नहीं है। अब बहुत सारे अब शॉप्स देख रहे हो, बहुत सारे कमर्शियल स्पेस देख रहे हो जहाँ पे उनके पास ऊपर का छत उनका ऑलरेडी यूटिलिटी से भरा हुआ है, उनके पास स्पेस ही नहीं है। अब वो बेचारे दुविधा में फंसे हुए हैं कि हम लोग जाए तो जाए कैसे। ये जो 100 किलोवाट का जो प्रपोज नॉर्म्स आने वाले हैं तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा इंडस्ट्री पूरा का पूरा चेंज हो सकता है। वहाँ पे ओपन एक्सेस के लिए बहुत बड़ा मार्केट खुलने वाला है। ठीक है, good. और वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग सोलर का अडॉप्ट करना चालू करेंगे। इसके अलावा अलग बहुत सारी चीज़ें अलग, जैसे वर्चुअल नेट मीटरिंग हो गया, ग्रुप नेट मीटरिंग हो गया, ये एडिशनल एडवांटेज मिलने वाला है महाराष्ट्र में। एट वाशी हाउ वी आर सर्विंग दिस महाराष्ट्र मार्केट अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग है ना, हमारे पास अभी एज ऑन टुडे ना मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल सिटीज़ के हिसाब से हम लोगों ने वेयर हाउस ओपन करके रखे हैं, जहाँ पे हम लोग सिटी लेवल पे कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं टू रिड्यूस द टाइमलाइन ऑफ डिलीवरीज, टू सर्व एट बेटर, क्योंकि सोलर मॉडल में बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। तो ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग सर्व कर रहे हैं अलग अलग सिटीज़ में। इसके अलावा हम लोग ना कि सिर्फ रेजिडेंशियल सेगमेंट को देख रहे हैं, हम लोग तीनों सेगमेंट के इक्वली सर्व कर रहे हैं। रेजिडेंशियल को भी सर्व कर रहे हैं, कमर्शियल्स को भी हम लोग सर्व कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को सर्व कर रहे हैं, हम लोग यूटिलिटीज़ को सर्व कर रहे हैं। तो अलग अलग सेगमेंट में हम लोग महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि पूरा डाइवर्सिफाइड हम लोग रखे हैं। ठीक है, ताकि हम लोग हर एक कस्टमर को इक्वली सपोर्ट कर सके इन ऑल द टर्म्स। तो वहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत लग रहा है और वी वांटेड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रीनर एनर्जी इन महाराष्ट्र। सो जैसे मनोज जी ने बताया कि वाशी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड यूटिलिटी में काम कर रहा है। तो रीटा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वाशी एग्जैक्टली कल क्या रहा है रिन्यूएबल स्पेस में? देखिए, जैसे आपने 3 सेगमेंट्स को बाइफरकेट कर दिया, रेजिडेंशियल, CNI और यूटिलिटी। हम इसको एक सिंपल वर्ड देते हैं, सोलर इंस्टॉलर। जो वाशी का कस्टमर है दैट इज सोलर इंस्टॉलर, जो एक एंड कस्टमर के यहाँ पे सोलर प्लांट इंस्टॉल कर रहा है। एंड कस्टमर मतलब कंज्यूमर, जैसे हमारी जो ऑडियंस है, बिल्कुल ऑडियंस जैसे अब वाशी का जो कस्टमर बेस है दैट इज द सोलर इंस्टॉलर्स। अब उनको क्या चाहिए कि उनको एक ही जगह से सारा मटेरियल मिल जाए। वाशी जो है वो एसोसिएटेड है, पार्टनरशिप है हमारी सोलर इंस्टॉलर के साथ, जो आपके सबके घर में सोलर प्लांट इंस्टॉल करते हैं। तो उनके लिए वाशी के साथ काम करना थोड़ा आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर सोलर प्रोडक्ट्स। वो आज ऑर्डर करेंगे, कल उनकी साइट पे सोलर पैनल से लेकर एक छोटे थिम्बल तक का सारा मटेरियल उनकी साइट पे पहुंच जाता है। वाशी के साथ बेनिफिट ये है कि उनकी सिंगल बिलिंग, एक दिन में उनके यहाँ पे मटेरियल और एक ही दिन में उनका इंस्टॉलेशन ख़त्म हो जाता है और कस्टमर से पेमेंट लेके वो भी जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो हमारे साथ काम करने का उनको यही बेनिफिट है कि उनको 4 डिफरेंट वेंडर्स के साथ काम नहीं करना, सिंगल वेंडर से उनको सब चीज़ अवेलेबल हो जाती है सिंगल डे में और विद कॉस्ट इफेक्टिव। गुड। सो और जैसे मैम ने बताया कि रेसिडेंशियल कस्टमर्स के साथ कैसे काम करें, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एंड यूटिलिटी कस्टमर्स के साथ वाशी कैसे काम कर रहा है या क्या काम कर रहा है? इसमें सर हमारा जो वाशी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल में, स्पेशली जो इंस्टॉलर्स हैं उनके साथ हम लोग प्रोक्यूरमेंट, फाइनेंस और जो टेक्निकल सपोर्ट है वो, उसके लिए हम लोग ये 3 चीज़ों को हम लोग इतना अच्छा एक सोर्स हैं कि कोई भी CNI वाला है जो उसे लगता है कि वन रूफ के अंदर अगर उसे तीनों चीज़ें मिल रही, कि उसे फाइनेंस का भी सपोर्ट मिल जा रहा है, उसे टेक्निकल भी सपोर्ट मिल जा रहा है, और मटेरियल, वैरायटी ऑफ मटेरियल, जो सोलर के इतने सारे टेक्नोलॉजी हैं, प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल ब्रांड्स के और मल्टीपल थिंग्स, आपको केबल हो, आपका इन्वर्टर हो, तो ये क्या होता है उसके पास चॉइस आ जाती है कि भाई मेरा एंड क्लाइंट अगर मांग रहा है, ये ब्रांड मांग रहा है, तो मुझे कहीं जाना नहीं है, वाशी प्रोवाइड कर सकता है। तो उसमें उन्हें क्या होता है, ईजी और फास्ट, उनको डिसीजन लेना भी फास्ट हो जाता है, उनका प्रोजेक्ट फास्ट होता है।
फास्ट प्रोजेक्ट कंप्लीशन के कारण एंड क्लाइंट भी उनका खुश होता है, ये हम लोग बेनिफिट दे पाते हैं। और आफ्टर सेल्स के बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? आफ्टर सेल्स हम लोग सर सपोर्ट सर्विस के लिए हमेशा अलाइन रहते हैं। हमारे जो कस्टमर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं इंक्वायरी या जो भी कंप्लेन आती है तो वो कंप्लेन हम लोग अपने साथ भी, अगर हमने जो भी प्रोडक्ट उनको दिया है तो प्रोडक्ट के टेक्निकल टीम के साथ, मैन्युफैक्चर के जो टेक्निकल टीम है उनके साथ इतनी फास्ट अलाइन करते हैं, जिसके कारण वो होता है कि अगर रिप्लेसमेंट है अंडर वारंटी तो रिप्लेसमेंट फास्ट हम लोग करवा दें। अगर ऐसा है कि ऑन साइट जाके कुछ इलेक्ट्रिकल कुछ फॉल्ट्स के कारण कुछ हुआ है तो वो करवा दे, तो जिसके कारण क्या होता है पूरा जो सिस्टम है उसका ब्रेकडाउन टाइम कम हो जाता है कि जितनी जल्दी फास्ट हमने कर दिया तो सिस्टम जो है अपने सेकेंड डे से थर्ड डे से अपने जो है प्रोडक्शन पे फिर से अपने एज इट इज़ आ जाए। गुड। अब मनोज, हम लोग यूटिलिटी जो कस्टमर्स है या सोलर इंस्टॉलर्स है, इनके लिए वाशी क्या कर रहा है, थोड़ा उस पर आप लाइट डालोगे? देखो, अगर मैं यूटिलिटीज को देखा ना तो बहुत सिंपल। अगर हम लोग बहुत सारे, अभी पहले था कि हम लोग अलग अलग जगह से जाके अलग अलग चीज़ें खरीदते थे, ठीक है। मैं अगर घर पे हूँ तो मुझे जैसे मेरी वाइफ कुछ बोलती है कि ये लेके आ, मैं क्या करता हूँ 10 दुकान में जाता हूँ, 10 चीज़ें लेके आता हूँ, उसमें मेरा बहुत टाइम निकल जाता है। बट यही मुझे वाइफ ने अगर बोला कि एक पर्टिकुलर शॉप में आपको सब कुछ मिल रहा है, तो मैं तो सीधा उधर जाऊँगा, सीधा मैं उधर मेरा रिक्वायरमेंट दे दूंगा और वो पूरा रिक्वायरमेंट मुझे लाके मटेरियल एक साथ दे देगा, मैं उसको पैसा दे दूंगा और घर पे आ जाऊंगा, मेरा हेडेक खत्म हो गया। वो हम लोग लेके आ रहे हैं एट वाशी वन स्टॉप सॉल्यूशन। अच्छा, इसी पे मैं एक बात करना चाहूँगा। अब आप जाना भी मत, आपका स्विगी और इंस्टामार्ट है या जेप्टो है, उससे आप 10 मिनट में आपके पास मटेरियल मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा है, मतलब आज के डेट में ना, अगर हम लोग यूटिलिटीज़ का सबसे बड़ा पेन देखते हैं ना, तो सबसे बड़ा है वो सेग्रीगेशन, ठीक है। जो BOS आइटम है, ठीक है, कैटेगरी C एंड D का जो मटेरियल रहता है वो हमेशा ना बहुत मल्टीपल वेंडर से हमें मंगाना पड़ता है, ठीक है। उसमें मल्टीपल डिलीवरीज हो गए, मल्टीपल इन्वॉइसेस हो गए हैं, मल्टीपल LRs जिसका आपको ट्रैकिंग रखना है, ठीक है। तो आपके बहुत सारा मैन पावर है उसमें एंगेज हो जाता है सिर्फ वो डिलीवरीज ट्रैक करते करते, और उसमें हमें ना कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफें होती है। वो तकलीफ हम लोग दूर करना चाहते हैं, वो तकलीफ हम लोग दे रहे हैं कि ए वन स्टॉप सॉल्यूशन में आप हमारे पास आओ, आपका लिस्ट लेके हम लोग आपको पूरा वंस इनवॉइस पे पूरा मटेरियल सिंगल व्हीकल में आपको बेच सकते हैं। बहुत टाइम पे ना हम लोगों ने एक देखा है कि हमारा टाइम था जहाँ पे एक सिंगल कनेक्टर की वजह से एक प्लांट पूरा दिन भर बंद था। अगर हम लोग उसको एक साथ में देते हैं तो उसका वो प्लांट वही टाइम पे चालू हो जाता था। ये सबसे बड़ा चैलेंज जो इंडस्ट्री में है वो हम लोग दूर करना चाह रहे हैं। मीन्स BOS एग्रीगेटर से हम लोग, BOS एग्रीगेशन हमारा कोर वो यूटिलिटी कस्टमर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच।